अंदर जो डेफिनेशन का जो सेक्शन 2 है उसका सबसे पहला जो हमारा क्लोज है सेक्शन 2 क्लोज 1 कोड। तो कोड इंक्लूड्स रूल्स, तो ये हमें बताता है कि कोड के अंदर क्या इंक्लूड्स होते हैं, रूल्स इंक्लूड्स होते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि टोटल हमारे सीपीसी में 158 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स होते हैं। टोटल ऑर्डर्स सीपीसी के अंदर 51 है और हर ऑर्डर के अंदर जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। तो ये कहता है कि कोड के अंदर रूल्स भी इंक्लूड करते हैं। तो इतना हमें क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने का जो क्लोज है सेक्शन 2 क्लोज 2 है, जिसको हम जानते हैं डिक्री के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डिक्री के नाम से। ये साथियों जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या की जाती है? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट की जाती है। उसके बाद सम्मन आते हैं, फिर अपोजिट पार्टी की तरफ से WS आता है, रेप्लिकेशन होती है, रिजोइंडर होता है, ठीक है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर प्लेंटिफ के एविडेंस होते हैं, डिफेंडेंट के एविडेंस होते हैं, रिबटल होते हैं, जजमेंट्स आती हैं, फिर फाइनली हमारी क्या आती है? डिक्री आती है जजमेंट के ऊपर ही, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि डिक्री वास्तविकता में क्या होती है? तो इसको हम समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब दो पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ठीक है। अब ये दो पार्टीज हैं, एक प्लेंटिफ है, वादी है जिसने सूट फाइल किया है, ठीक है, प्लेंट डाली है, और ये डिफेंडेंट है जो कि अपोजिट पार्टी है, ठीक है। अब इन दो के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। जैसे प्लेंटिफ के कुछ लीगल राइट थे, उनका वोलेशन हो गया और कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो प्लेंटिफ कहाँ गया? कोर्ट में गया कि भैया मेरा लीगल राइट था, उसका वोलेशन हुआ है, वोलेशन होने पे ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और मैं इसलिए कोर्ट के अंदर आया हूँ। तो इसने क्या कर डाली? प्लेंट डाली और प्रेयर में कुछ चीज़ जो इसके पास रेमेडी अवेलेबल थी वो क्लेम की रिलीफ के लिए। तो कोर्ट वहाँ पे क्या करती है कि कोर्ट या लीगल अथॉरिटी जिसके पास भी वो गया है, ठीक है, उस सूट के जरिए, ठीक है, जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है। जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई करेगी? दोनों पार्टीज को ध्यान से सुनेगी, इनसे एविडेंसेस लेगी, ठीक है, दोनों पार्टीज को इनको दोनों को सुनेगी, इनसे एविडेंसेस लेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस देखेगी, मैटर इन इशू फ्रेम करेगी, उसके बाद सारी की सारी प्रक्रिया चलेगी डिक्री आने तक। तो जब कोर्ट फाइनली अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजुडिक्शन, एडजुडिक्शन किस चीज़ के लिए है? सूट के लिए है, ठीक है। एडजुडिक्शन मस्ट बी डन इन अ सूट। तो कोर्ट क्या करती है? जब फाइनली एडजुडिक्शन करती है सूट में, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, दोनों पार्टीज को सुनती है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखती है, एविडेंसेस लेती है, फिर फाइनल फिर क्या होता है कि राइटिंग में अपना कोई ऑफिशियल डिसीजन देती है, ठीक है। राइटिंग में अपना कोई ऑफिशियल डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, किस चीज़ के लिए? पार्टीज के जो राइट्स हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, उनको मतलब फाइनल करने के लिए, कि जो पार्टी के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, जो ये प्लेंटिव डिफेंडेंट है, इनके बीच में जो भी कोई झगड़ा हुआ है उसको फाइनल करने के लिए, या तो सभी को या फिर कुछ को, ठीक है, जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, सूट के अंदर मैटर जो है कंट्रोवर्सी है किस चीज़ के अंदर? सूट के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल मतलब होता है डिक्री का। क्या? कि जब दो पार्टियों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो किसी चीज़ को लेके, किसी का लीगल प्लेंटिफ का लीगल राइट का वोलेशन हुआ हो, कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, प्लेंटिफ ने प्लेंट डाली हो कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चला और कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुन के, एविडेंसेस को सुन के, ठीक है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखकर, मैटर इन इशू फ्रेम करके और उन पे अपना कोई राइटिंग में फाइनली डिसीजन सुनाया हो, उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में डिक्री कहते हैं। अब आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। और ये डिक्री कैसी होती है? ये डिक्री प्रिलिमिनरी फॉर्म में भी हो सकती है और फाइनल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या होता है। ये कहती है प्रिलिमिनरी डिक्री कि अ डिक्री दैट डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टीज बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, कि एक डिक्री जो पार्टी के राइट्स को तो डिसाइड करती है लेकिन वो पूरे सूट को डिसाइड नहीं करती, तो उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। फॉर एग्जांपल, ये कोई सूट है, ठीक है, अब इसके अंदर 10 चीजें मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने ये जो मैटर इन इशू हुए ये डिसाइड कर दिए, इन पे अपनी कोई प्रतिक्रिया दे दी, तो ये तो कहलाए प्रिलिमिनरी डिक्री। अब ये बाकी के बच गए, ये रिमेनिंग बच गए सारे के सारे। अब कोर्ट जब इस इन सभी को डिसाइड कर देगी तो वो कहलाएगी हमारी फाइनल डिक्री। वो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल डिक्री। यानी कि कोर्ट जब पूरे इस प्लेंट में से कुछ पार्ट को डिसाइड कर दे और कुछ पार्ट छोड़ दे कि इसको बाद में डिसाइड करेंगे, तो वो कहलाती है, जो शुरुआत में जो डिसाइड किया वो कहलाता है प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है। और वो फाइनल जब कब कहलाई जाती है फाइनल डिग्री, जब कोर्ट जो है पूरे के पूरे सूट को डिसाइड कर दे, यानी कि पूरे के पूरे प्लेंट में जो भी मैटर इन इशू फ्रेम हुए सभी पे अपना डिसीजन सुना दे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फाइनल डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 1 एकड़ लैंड है, ठीक है। 1 एकड़ आप सभी जानते ही होंगे, 4840 गज, ठीक है। ये एक 1 एकड़, जिसको हम हरियाणवी भाषा में जो है किला भी कह देते हैं कि एक किला है, ठीक है। तो ये 1 एकड़ लैंड है। अब ये 1 एकड़ लैंड के ऊपर बात होती है कि भाई इसमें जो है अभी एक सूट फाइल हुआ, कौन सा, सूट फॉर पार्टीशन। कौन सा सूट फाइल हुआ, पार्टीशन का। ए और बी दो भाई हैं जिन्होंने सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया कि भाई हम जो है ना इसका पार्टीशन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट ने क्या करा पार्टीशन के केस में कि सबसे पहले तो ये कहा कि भाई इस 1 एकड़ लैंड में 1/2 शेयर तो ए का और 1/2 शेयर बी का। तो अभी यहाँ कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ शेयर डिसाइड किए, तो ये क्या कहलाई, प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर बाद में कोर्ट ने फिजिकली इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया कि भाई ऐसे इनको अपना अपना शेयर मिलेगा या ऐसे मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल डिक्री। तो आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम थी तो इस वजह से ये पिक्चर ऐसी बनी है, ठीक है। कि भाई पहले तो कोर्ट ने इनके शेयर डिसाइड कर दिए कि भाई जैसे 1/2 1/2 तो ए का, 1/2 बी का। फिर बाद में कोर्ट ने जो है इनको इनकी प्रॉपर्टी को फिजिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो शेयर डिसाइड हुए थे वो तो प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाई। जब लास्ट में फिजिकली प्रॉपर्टी को डिवाइड किया तो वो क्या बन गई, इनकी फाइनल डिग्री बन गई। अब कुछ केस में क्या होता है कि पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है और पार्टली जो है फाइनल डिग्री भी हो सकती है। अब वो कैसे होगी कि डिक्री जो है वो दोनों रोल प्ले करेगी, प्रिलिमिनरी का भी और फाइनल का भी। जैसे कि कोई सूट फाइल हुआ, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट, तो मीन्स प्रॉफिट बाकायदा क्या होता है कि ये जो आप सीपीसी है उसके अंदर जब हम इसका सेक्शन 2 के अंदर जो है हम इसको देखेंगे, सेक्शन 2 में मीन्स प्रॉफिट को, तो सेक्शन 2 क्लोज 12 के अंदर, सेक्शन 2 क्लोज 12 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है सीपीसी में। ये बात सीपीसी की हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कि जब कोई व्यक्ति किसी, मान लो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है,
इस प्रॉपर्टी पे कोई रॉन्गफुल तरीके से कब्जा करके बैठा हो और इससे जो भी उसको, ठीक है, इनकम वगैरह जनरेट हो रही है, या मतलब जो भी प्रॉफिट उस आदमी ने इस रॉन्गफुल पोजेशन से रिसीव किया, ठीक है, तो उस केस में उस प्रॉफिट को बोला जाता है मीन प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सूट फाइल हुआ, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने पहले क्या किया कि ये जो मीन प्रॉफिट था इसको पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जो डैमेजेस थे जो कि रॉन्गफुल पोजेशन से किसी व्यक्ति को रिसीव हुए थे उसको पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, और ये कहा कि भाई इस पे फर्दर इंक्वायरी की भी जरूरत है, ठीक है, फर्दर इंक्वायरी की भी जरूरत है सुनिश्चित करने के लिए अमाउंट को, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि ये कहलाई प्रिलिमिनरी डिग्री, और जब डिग्री पोजेशन को लेकर आएगी फाइनल, कि भाई किसका पोजेशन इस लैंड पे होगा, ए का या बी का, ठीक है, तो उस केस में वो कहलाएगी फाइनल डिग्री। तो यहाँ पे दोनों डिग्री है, प्रिलिमिनरी भी है और फाइनल भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है, क्या कि क्या कोर्ट ने जब एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दी हो, फॉर एग्जांपल एक सूट पे कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दी, ठीक है, तो क्या दूसरी प्रिलिमिनरी डिग्री आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोर्ट जो है एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री सेम केस में पास कर सकती है, ठीक है। कब, जब कोर्ट के सामने डिफरेंट इश्यूज हो, ठीक है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो। फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देख लेते हैं जिसमें कोर्ट ने पहले एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दी कि पहले प्रॉपर्टी का शेयर शेयर डिसाइड कर दिया, जैसे ए बी सी तीन भाई हैं, कि इनका शेयर कितना है 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो कोर्ट ने पहली ये प्रिलिमिनरी डिग्री इनको लेके पास कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो कोर्ट ने जो है इनके शेयर के रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है। अब कोर्ट ने एक और प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दी किस चीज़ को लेके, कि ये प्रॉपर्टी इन तीनों भाइयों में किस तरीके से जो है डिवाइड की जाएगी, इन ऐसे डिवाइड होगी या ऐसे डिवाइड होगी। तो इसके रिगार्डिंग भी एक प्रिलिमिनरी डिग्री कोर्ट ने जो है पास कर दी। तो हमेशा एक बात याद रखना कि एक केस में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री कोर्ट जो है पास कर सकती है जब इश्यूज कोर्ट के सामने डिफरेंट हो और स्टेज कोर्ट के सामने डिफरेंट हो, ठीक है। तो कोर्ट जो है मल्टीपल प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो पास कर सकती है डिफरेंट इश्यूज पे, ठीक है, और डिफरेंट टाइम पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या कोर्ट एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, तो आपका आंसर होगा यस, कि कोर्ट जो है एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है। अब चलिए हम वापस लौट आते हैं अपनी सेक्शन 2 क्लोज टू डिग्री वाली इस पे डेफिनेशन पे। तो अब तक हमने समझा कि प्रिलिमिनरी क्या होती है, फाइनल क्या होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी क्या होती है और पार्टली फाइनल क्या होती है। अब हम इसमें आगे देखेंगे, इसमें यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि इट शेल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अप्लेंट। तो ये किस चीज़ के बारे में बात करता है कि इसके अंदर डिक्री के अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी माना जाएगा। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ पे मेंशन है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मेंशन है आपके ऑर्डर 7 रूल 11 में, ठीक है। जब आप ऑर्डर 7 पढ़ेंगे जो कि किस चीज़ के बारे में बात करता है, ऑर्डर 7 रूल्स ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है, रूल्स ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के बारे में। ऑर्डर 6 प्लेडिंग, यानी कि प्लेडिंग इंक्लूड्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, और ऑर्डर 7 हमारा जो क्या बताता है, हमें रूल्स के बारे में बताता है प्लेंट के, ठीक है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शेल नॉट इंक्लूड, या और ये क्या कहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है
जो सेक्शन 144 के रिगार्डिंग जो है उसको जब सुनिश्चित किया जाता है तो उसको भी जो है डिक्री माना जाएगा। अब सेक्शन 144 ये किस चीज़ पे है, ये हम पढ़ेंगे आगे फर्दर ये, लेकिन ये बात करता है रेस्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। जब कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है किस चीज़ की, रेस्टिट्यूशन की, कि जब कोई डिक्री को मॉडिफाई किया गया हो, अल्टर किया गया हो या रिवर्स हुई हो, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन की जो है आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये तो था इंक्लूड वाला पोर्शन, तो इंक्लूड में हमेशा याद रखना कि इंक्लूड में रिजेक्शन ऑफ प्लांट ऑर्डर 7 रूल 11 ये डिक्री मानी जाएगी। और सेक्शन 144, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 पीटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है साथियों, हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो डिक्री जो आप ये सेक्शन 2 क्लोज 2 पढ़ रहे हैं, इसको ये लगा लो पढ़ो लिखो कम से कम 5 बार तो आपने पढ़ना है और 5 ही बार ये लिख के देखना है, तभी आपके दिमाग में घुसेगा। और ये हर पेपर में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है, क्योंकि डिग्री है, ठीक है। अब ये कहता है बट शेल नोट इंक्लूड, ठीक है, कि अब क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे भी देखो शेल वर्ड का यूज है, यानी कि कंपल्सरी है, डिस्क्रेटरी नहीं है कि ये इंक्लूड होगी, रिजेक्शन ऑफ प्लान डिक्री मानी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन जो किस चीज के रिगार्डिंग हो सेक्शन 144 के, जिसको सुनिश्चित किया जाए वो डिक्री माना जाएगा। डिस्क्रेटरी नहीं है कि आप नहीं मानोगे या आपकी पावर है आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। अब ये कहता है बट शेल नोट इंक्लूड, यानी कि अब आप नहीं मानोगे उस चीज को, ठीक है, कि एनी एडजुडिक्शन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कि किसी ऑर्डर पे मान लो कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, ठीक है, या ऑर्डर दिया, अब उस पे कोई अपील लाई कर रही है, अपील फाइल हो रखी है, तो उस केस में उस ऑर्डर को या उस डिसीजन को जो है डिक्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कहता है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, कि कोई भी ऑर्डर जो किस चीज के रिगार्डिंग हो, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के रिगार्डिंग हो, ठीक है, उसको भी आप डिक्री नहीं मानोगे, उसको भी आप क्या करोगे, डिक्री नहीं मानोगे। और डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट फॉर डिफॉल्ट क्या हो सकता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो सकता है कि आपने कोज ऑफ एक्शन तो बताया अपनी प्लेंट के अंदर, जैसे हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मेंशन है, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लेंट के अंदर आपने कोज ऑफ एक्शन बताना था, अब आपने कोज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कोर्ट को कि मेरा क्या लीगल राइट था और उसके वोलेशन होने पे क्या कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो उस केस में कोर्ट आपकी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं 4-5, उसके तहत जो है आपकी प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। तो वो तो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है, ठीक है। अब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए है कि आपने कोज ऑफ एक्शन तो कोर्ट को बताया कि भाई ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मेरा ये लीगल राइट था, इसका ये वोलेशन हुआ और इसके बाद जो है ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लेकिन आप कोर्ट के सामने उस कोज ऑफ एक्शन को प्रूव ही नहीं कर पाए, ठीक है, आप फेल हो गए उस कोज ऑफ एक्शन को प्रूव कर पाने में, तो उस केस में कोर्ट जो है आपके सूट को जो है वो क्या कर देगा, आपकी प्लेंट को क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।